सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। लखनऊ में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर आज बीजेपी की बैठक होगी और यह बैठक राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल लेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक इन सीटों पर नियुक्त प्रभारियों संयोजकों की है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे और साथ ही रायबरेली, अंबेडकर नगर, लालगंज सीटों को लेकर मंथन होगा। बता दें कि 11 बजे से बीजेपी कार्यालय में 2 चरणों में बैठक होगी। लोकसभा विस्तारक और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। घोसी मुई हार के बाद बीजेपी पूर्वांचल में सक्रिय हो गई है। तो देखिए, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हारी हुई सीटों को लेकर विशेष तरीके का मंथन किया जाएगा, जिसको लेकर आज बैठक बुलाई गई है। बता दें कि 11 बजे से बीजेपी कार्यालय में ये अहम बैठक होगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। घोसी मुई हार के बाद बीजेपी अब कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी का मंथन होगा, जिसको लेकर तमाम लोग मौजूद रहेंगे, तमाम दिग्गज जो शामिल होंगे और मंथन किया जाएगा। बता दें 11 बजे बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी का मंथन होगा, बड़ी बैठक होने जा रही है। किस तरह से इस बैठक को देखा जाए? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्लान्स को विस्तार देते हुए नजर आ रही है। और बात करें तो जहां एक तरफ ओबीसी एससी वर्ग को साधने के लिए विशेष तरह का पिछड़ा वर्ग अभियान चला रहा है, उसी क्रम में आपको बताएं कि संगठन के बड़े पदाधिकारी सुनील बंसल आज राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय आ रहे हैं, जहां पर हारी हुई जो 2019 के लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा और विशेष तरह का एक प्लान तैयार किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से अगर कहीं ना कहीं देखें तो सुनील बंसल उन तमाम सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 16 ऐसी सीटें थी 2019 के अंदर में, जिस पर करारी हार मिली थी। और बात करें तो ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर कम मार्जिन से जीत हासिल हुई थी। तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बढ़त को कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए हारी हुई सीटों पर पूरी तरह से फोकस करते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज बैठक के अंदर में आज तमाम बड़े पदाधिकारी सम्मिलित होंगे, उनसे किस मुद्दों पर चर्चा होती है। वहीं अगर बात की जाए तो नियुक्ति प्रभारी, संयोजक एवं तमाम पदों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। अगर बैठक में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक के माध्यम से रायबरेली, अंबेडकर नगर, लालगंज और साथ ही साथ अमेठी और रायबरेली ऐसे तमाम जो सीट हैं उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही अगर बात की जाए तो गाजीपुर के सीट जो कि बहुजन समाज पार्टी के हाथों गई थी, वहां से मनोज सिन्हा की हार हुई थी, इसको लेकर भी एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कि इन तमाम सीटों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी 2024 में कमल खिलाएगी, इसको लेकर एक विशेष तरह का प्लान तैयार किया जाएगा। जी वासु, देखिए, अभी आपने बताया कि 16 हारी सीट हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस होगा। तो कौन कौन सी वो विशेष सीट हैं जिस पे विशेष रणनीति बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लालगंज देख ले या देख ले तो नगीना सीट हो, चाहे बात करें तो आपके रायबरेली हो, चाहे देखें तो एक तरफ घोसी के पड़ोस वाली सीट गाजीपुर हो, इन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। और अगर बात करें तो मास्टर प्लान बनाकर बीजेपी उन तमाम सीटों पर अपने आप को मजबूत करने को लेकर लगातार बैठक पूर्व में भी कर चुकी है। आज संगठन के बड़े मंत्री सुनील बंसल राजधानी लखनऊ के अंदर में चर्चा करेंगे। इससे साफ अगर देखा जाए मयूरी तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2019 में जहां जिन सीटों पर चूक हो गई है उस पर पूरी तरह से फोकस कर रही है और तमाम बड़े नेताओं की सभाएं भी रखने की तैयारी कर रही है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के अंदर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा
तो इन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से कार्यक्रम रखे जाएंगे और स्टाफ प्रचारकों को एक मजबूती से यहाँ चुनाव प्रचार करने को लेकर निर्देश भी जारी हो सकता है। क्योंकि बात करें तो बीजेपी उन तमाम सीटों पर तो फोकस की हुई है जो उनके पास है, मगर जो हारी हुई सीटें हैं उन पर भी फुल फोकस करके उनको अपने पाले में करके एक बेहतर मार्जिन 2024 में बनाना चाहती है। साथ ही अगर देखा जाए मयूरी तो घोसी में उपचुनाव हुए, मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव हुए, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को एक भारी बहुमत से जीत मिली और पीडीए फार्मूला कहीं ना कहीं सपा का सफल दिखा और कहीं ना जो भारतीय जनता पार्टी का पासमंदा फार्मूला था उसमें चूक देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में बीजेपी पीडीए फार्मूले की तार और साथ ही साथ जो तमाम पासमंदा समाज है उसको जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम बैठक करके उनको अपने तरफ करने का प्रयास करेगी। अगर बात करें तो आने वाले 24 सितंबर को ओबीसी मोर्चे की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें बात करें तो ओबीसी मोर्चे के तमाम आईटी के सदस्य आएंगे और 2024 को लेकर तमाम बड़े पदाधिकारियों से निर्देश लेंगे, गुरु मंत्र लेंगे। उसी दरमियान आज सुनील बंसल उस बैठक को भी लेकर चर्चा कर सकते हैं और उन तमाम हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा कर सकते हैं कि कैसे हम किस प्लान को तैयार करें और कितनी जल्द स्थापित करें जिससे बीजेपी को बेहतर हो सके। क्योंकि बात करें तो इंडिया अलायंस बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे अलर्ट मोड में है और माना जा रहा है कि इस बार 2024 की लड़ाई बहुत ही कांटे की होगी। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद विवेक। माफ कीजिएगा विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम और जानकारियों के लिए। तो बता दें बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी का मंथन देखने को मिलेगा। बता दें कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं आज 11 बजे बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होगी और हारी हुई सीटों को लेकर विशेष मंथन किया जाएगा। बता दें करीब 16 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस है और इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाएगी, तमाम मंथन किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है और राज्यसभा में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। साथ ही इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित रखने वाला बिल जनगणना पूरी होने और परिसीमन के बाद लागू होगा। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर ऐतिहासिक मुहर लगने के साथ ही संसद का विशेष सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया और लोकसभा भी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता पर चर्चा के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। मतदान के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। तो देखिए दोनों सदनों में महिला वंदन अधिनियम पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में करीब 214 वोट पड़े। संसद का विशेष सत्र एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। अत्यंत महत्वपूर्ण इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 7 दशकों में नहीं हो पाया। कैसे संभव हो पाया? मोदी है तो मुमकिन है। वैसे हमने तो पहले कहा था, नरेंद्र भाई कह चुके कि ये भवन साक्षी बनेगा इतिहास का। स्वयं 72 घंटों में भारतीय राजनीति के इतिहास में इतना सुनहरा पृष्ठ उन्होंने स्वयं महिला मातृशक्ति को नमन करते हुए लिखा। आज 75 साल का इंतजार बहनों का समाप्त हुआ है। आज तो जन्मदिन भी हिंदी कैलेंडर पे निकाल दिया। बिल्कुल, और कैसे भाई हैं, देखिए जन्मदिन उनका और सौगात देश की बहनों को मिल रही है। महिला मीडिया
नारी शक्ति वंदन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक वह सर्वानुमति से पास हुआ है। सर्वानुमति से, ध्वनि मत से सभी राजनीतिक दल ने उसको अपना समर्थन दिया है। यह एक ऐतिहासिक घड़ी है, यह भावनाओं से भरी घड़ी है। ये नारी शक्ति वंदन का एक रूप देखने का हम सब लोगों को मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि इस ऐतिहासिक घड़ी का मुझे भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला है। तो बता दें 27 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक क्षण कल था, जहां लोकसभा से पारित हो चुका महिला आरक्षण बिल कल राज्यसभा में भी पारित हो गया। इस संविधान संशोधन बिल पर गुरुवार को उच्च सदन में चर्चा हुई। सरकार ने लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई होगी। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए कल का दिन बेहद ही खास रहा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, उसको लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर ये आरक्षण बिल पास किया गया है। महिला नारी वंदन, जिस तरीके से ये बिल आरक्षण पास हुआ है, इससे कहीं ना कहीं भारत में जितनी महिलाएं हैं उनको ये खासा लाभ मिलने वाला है। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आपके समीप में है, उसको देखते हुए जो ये बिल पास हुआ है, ये बेहद रोमांचक बात है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि ये हुआ कि लगभग आरक्षित सीटें जो थी 181 सीटों में से अब 138 ऐसी सीटें होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अभी तक वो जो आरक्षण की सूची में न होने के कारण से महिलाओं को वो शक्ति नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रह जाना पड़ता था। अब ये बिल पास हो जाने से इसको राष्ट्रपति के यहाँ से जब मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद से जब ये कानून लागू होगा तो महिला अपना 1/3 बहुमत, जैसे 1/3 जो सीटें होंगी, जो बंटवारा होगा सीटों का, वो महिलाओं के पक्ष में होगा, जिस पर ये आरक्षण नीति बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करती है और वो बात करने का नतीजा ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों यह बिल पास हुआ है। रितेश, देखिए, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी और किन किन प्रक्रिया से गुजरेगा ये बिल? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ये नया कानून बन जाएगा। और कानून बनने के बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि 214 वोट डाले गए। 214 में कोई भी विपक्ष का कोई भी इसमें वोट नहीं डाल पाया, यानी जितने सांसद थे वो एक साथ लामबंद हुए और उन्होंने इस बिल का जो है स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद ये बिल लोकसभा से और राज्यसभा में पास हो गया। अब इसमें महिलाओं को जो सबसे बड़ी सुविधा मिलने वाली है, यानी महिलाओं को आगे लाने की जो बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं पर बात करते हैं, सशक्तिकरण पर बात करते हैं, उसको लेकर के इन सब चीजों को किया गया है। हालांकि अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि जो जनगणना की बात है वो लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना करने की बात कही जा रही है। फिलहाल अब देश की महिलाओं को वो पायदान मिल पाएगा जिन पायदान की वो हकदार थी। इसमें उस नारी वंदन को भी याद किया जाएगा जिन्होंने ये बलिदान दिया है अपने देश के लिए, जिन्होंने कुछ किया है। तो ऐसा भारत के प्रधानमंत्री का कहना है और उन्होंने जितने भी महिलाएं हैं उनको नमन भी करते हुए इस बात को कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं का कद बढ़ेगा और जो भी चुनाव लड़ने की योजना बनाई जा रही है उसमें महिलाएं भी सम्मिलित होंगी। रितेश, देखिए, अब जनगणना और परिसीमन पर जोर दिया जाएगा, तो इसमें कितने से कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जनगणना परिसीमन अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव की ही तैयारियां अभी की जा रही हैं। जैसा कि भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो अपनी लोकसभा सीटें हैं उनको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग। आज जो बिल पास हुआ, इस बिल के पास होने से महिलाओं में एक शक्ति बढ़ेगी और नारी शक्ति बढ़ने से कहीं ना कहीं भारत का कल्याण होता भी नजर आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है कि जिस तरीके से वो इस नीति को लागू की है, इस बिल को पास किया है, उससे कहीं ना कहीं अब महिलाओं में एक खासा खुशी जाहिर की गई है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बिल को पास भी किया गया है। अगर और जानकारों की माने तो इससे भारतीय जनता पार्टी को खासा लाभ मिलने वाला है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये जनगणना की बात भी सामने आ रही है।
जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कल का दिन बेहद ही ऐतिहासिक था, जहां एक दिन पहले इसे बिल को लोकसभा में पास किया गया, तो वहीं राज्यसभा में भी सर्वसम्मति के साथ ये बिल पास कर दिया गया। तो देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए बेहद ही ऐतिहासिक क्षण कल का रहा। बता दें, दोनों सदनों से महिला वंदन अधिनियम पास हो गया, जहां ऐतिहासिक मंजूरी मिल गई। अब जनगणना और परिसीमन पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक और मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर हैं, जहां बता दें कि आज दौरे पर रहेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी की गई हैं। बता दें, आगमन को भले ही उनके वार्षिक प्रवास का हिस्सा बताया जा रहा हो, लेकिन उनका आना लोकसभा चुनाव के लिए भूमि तैयार करने में जुटी भाजपा की तैयारियों को धार देना है। दरअसल आज अवध प्रांत के 4 दिवसीय प्रवास पर आ रहे संघ प्रमुख निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में ठहरेंगे और संघ के दायित्वधारकों के साथ विभिन्न बैठकें करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे और साथ ही संघ की कोशिश उत्तर प्रदेश की राजनीति नब्ज टटोलने की भी होगी। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी। लखनऊ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को धार देते हुए आरएसएस प्रमुख नजर आएंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम विषयों को लेकर मंथन भी किया जाएगा, जहां पूरे तरीके से आरएसएस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां बता दें कि उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। लोकसभा चुनाव को धार देते हुए आरएसएस प्रमुख नजर आएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे? मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, वो 2 दिवसीय दौरे को लेकर राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आज दौरे का पहला दिन होगा और आज अगर देखें तो निराला नगर के अंदर में संघ की शताब्दी वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक कार्य समिति की बैठक की जा रही है संघ और बीजेपी का समन्वय के साथ, उसमें हिस्सा लेंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो निराला नगर में आरएसएस की स्थित जो कार्यालय है उसमें जाएंगे। वहां तमाम कार्यसेवकों से, पदाधिकारियों से आरएसएस के मिलेंगे। इसमें साफ तौर से बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव और साथ ही साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही इस बैठक के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस की जो एक रोड मैप होगा, जिस रोड मैप पर काम करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हैट्रिक लगवाने के लिए आरएसएस पूरी तरह से समानता तौर से कार्य करते हुए नजर आएगी। और इस बैठक में, इन 2 दिनों की बैठक में साफ तौर से आरएसएस अपनी भूमिका को बताएगी कि वो कैसे 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएगी। इस बैठक के माध्यम से साफ तौर से प्रदेश भर के जो तमाम दलित वोटर हैं उन तक पहुंचने का आरएसएस का टारगेट होगा। और आने वाले दिनों में आरएसएस के तमाम पदाधिकारी प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर और दलित वर्ग और बस्तियों में जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताते हुए नजर आएंगे। इस बैठक से साफ असार लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस पूरी तरह से 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां करने के लेकर जोरों से अपना कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और बात की जाए तो 3 महीनों के भीतर संघ संचालक मोहन भागवत का ये दूसरा दौरा है और प्रदेश भर की निगाहें कहीं ना कहीं इस दौरे पर लगी हुई है। जी तो विवांशु, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
जी, बात करें तो आरएसएस के भवन निराला नगर में जो स्थित है वहां पर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। साथ ही साथ निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अब 2024 को लेकर मंथन की जाएगी। और बात करें तो बीजेपी जिन तमाम सीटों पर 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों का जो एक कहीं ना कहीं वहां से रिसर्च आया है, यानी कि वहां से एक सर्वे आया है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी वो रिसर्च आरएसएस को सौंपेगी और आरएसएस आने वाले दिनों में अपने विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से खास करके दलित बस्तियों में जाएगी, तमाम तरह के कार्यक्रम करेगी। और बात करें तो संघ संचालक मोहन भागवत तमाम अपने पदाधिकारियों को, संघ के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कार्य करना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 के बाद अब 2022 में सत्ता में बिठाना है। क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस बनने के बाद से चुनौती काफी देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक साथ मिलकर सत्ता की चाबी एक बार फिर पाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम नेताओं के और साथ ही साथ संघ संचालक की बैठक जो हो रही है, जिसमें संघ के संचालक मोहन भागवत आ रहे हैं, इस बैठक के बाद से किस तरह का आरएसएस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उनके अंदर कितनी सक्रियता आती है वो तो वक्त बताएगा। मगर बात करें तो बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान और मेरा बाटी मेरा देश अभियान के कहीं ना कहीं तमाम जिलों में, तमाम ब्लॉकों में फ्लॉप होने के बाद से बीजेपी तमाम ऐसे और अभियानों को ला रही है, जिससे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने सत्ता में बैठने की ताल ठोकेगी। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस भी अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां आज विशेष मंथन किया जाएगा। लखनऊ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। लोकसभा चुनाव को धार देते हुए नजर आएंगे आरएसएस प्रमुख और तमाम कार्यक्रम भी उनके लखनऊ में होंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। वहीं अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में बदमाश नसीम मारा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां ट्रेन में महिला सिपाही पर हमले का आरोपी है नसीम। बता दें कि अयोध्या में जो महिला सिपाही के साथ बर्बरता की गई थी, वहीं बदमाश ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिला है। पुलिस एनकाउंटर में शातिर बदमाश नसीम ढेर हुआ है। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश नसीम मारा गया है। सरयू एक्सप्रेस में ये महिला सिपाही के साथ बर्बरता की गई थी। एनकाउंटर में एसएचओ पूरा कलंदर और 2 सिपाही घायल हुए हैं। अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नसीम के 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस और बदमाशों में ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश नसीम मारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बता दें कि ट्रेन में महिला सिपाही पर हमले का आरोपी है नसीम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, अयोध्या में जिस तरह से महिला सिपाही के साथ बर्बरता की गई, वहीं पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बदमाश नसीम ढेर हो गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, सरयू एक्सप्रेस है जो अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में जो ड्यूटी पर लगी हुई महिला सिपाही है जो सुल्तानपुर की में एक थाने में पोस्टिंग थी, उसकी जब अयोध्या में ड्यूटी लगी हुई थी, उस दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ बर्बरता की गई थी और गंभीर रूप से घायल की गई थी, जिसका अभी भी केजीएमयू में इलाज चल रहा है। 18 टाके चेहरे पर लगे हुए हैं। इस मामले को लेकर के जिस तरीके से खुलासा नहीं हो पा रहा था, तो इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और उसके बाद इस मामले को लेकर के डीजीपी और स्पेशल जो डीजी प्रशांत कुमार की बात की जाए तो उसके बाद
एसटीएफ इस मामले पर लगाई गई थी। और जिस तरीके से एसटीएफ जब से इस मामले में इन्वॉल्व हुई है, एसटीएफ ने कुछ नंबर जारी किए थे और साफ तौर से एक जो सीसीटीवी है उसको वायरल किया था और साफ तौर से लोगों से अपील की थी कि इस तरह ये जो शख्स हैं इन लोगों को देख करके जो नंबर जारी किए गए उन नंबरों पर जो है एसटीएफ को जानकारी दें या स्थानीय पुलिस को इस मामले में सूचना दें। जिस तरह एसटीएफ टीम लगी हुई थी, इसी बीच आज सुबह जब एसटीएफ को इनपुट मिला कि जो सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ जिन्होंने बर्बरता की थी वो यहाँ पर लगातार जो है मौजूद हैं, तो इस दौरान जब घेराबंदी की गई थी तब उस दौरान जो पहले तो एसटीएफ ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन जब फायरिंग हुई तो उसमें जब जवाबी फायरिंग हुई तो उसमें एक बदमाश जो है अनीस, उसकी जो है मौत हो गई, जबकि दो अन्य जो बात की जाए एक विशंबर दयाल है और उसके साथ एक अन्य साथी है, ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस समय अगर बात की जाए जो मुठभेड़ हो रही थी तो उस मुठभेड़ में एसओ समेत जो एक सिपाही है वो घायल हुआ है, उन दोनों का भी इलाज जो अस्पताल है उसी में चल रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो महिला सिपाही के साथ जो बर्बरता की गई थी उस मामले को लेकर एक बदमाश तो ढेर कर दिया गया है, जबकि दो बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा इलाज के बाद। फिलहाल जो पीसीआर की जो बात की जा रही, पीसीआर लेने के बाद इन मामलों में और ये देखा जाएगा कि आखिर इस गिरोह में और कौन लोग शामिल थे जो इस तरीके की घटनाओं को कर रहे थे। आखिर जो लूटपाट की घटना की जाए, क्योंकि महिला सिपाही के साथ लूटपाट तो नहीं हुई थी, तो आखिर उसके ऊपर जो हमला किया गया था, हमला किस कारण किया गया था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले में ये कह रही है कि अभी जो बदमाश हैं उनका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद जो उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं। फिलहाल जो मुख्य आरोपी की बात की जाए अनीस की, तो अनीस को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन जो एसओ की बात की जाए, सिपाही की बात की जाए, वो भी अभी घायल अवस्था में है। लेकिन इस मामले को लेकर के अगर महिला सिपाही की बात की जाए तो महिला सिपाही अभी भी केजीएमयू में गंभीर अवस्था में जो है उसका इलाज चल रहा है, लेकिन हालत स्थिर है उसकी। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अयोध्या में ये कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो अयोध्या में महिला सिपाही के साथ बर्बरता की गई थी उसे में आरोपी को ढेर कर दिया गया है। वहीं नसीम के दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनका इलाज चल रहा है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।